यूट्यूब पर ज़्यादातर वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब मिलता है, मुझे इन्वेस्टिंग कब शुरू करनी चाहिए। और इसका टिपिकल जवाब है, जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दें, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, लॉन्ग टर्म व्यू रखें, स्टार्ट एसआईपी से करें, वगैरह वगैरह। लेकिन एक सवाल जिसका ठीक जवाब नहीं मिलता है वो है, किसी इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करने यानी पैसा बाहर निकालने का राइट टाइम क्या है। ये ऐसा सवाल है जो अक्सर आता है, खासकर तब जब स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है या जब मार्केट काफ़ी चढ़ गया हो। इसलिए इस वीडियो में हम ऐसे 4 सिनेरियोज के बारे में बात करेंगे जब इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करने के बारे में सोच सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई इन्वेस्टर कैसे एग्जिट प्लान बना सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं एक ट्रू स्टोरी से शुरू करता हूं। ये स्टोरी 1929 की है, जब यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के फादर जो कैनेडी वॉल स्ट्रीट में अपना इन्वेस्टमेंट फर्म चलाते थे। एक दिन जब कैनेडी सीनियर अपने जूते पॉलिश करा रहे थे तो पॉलिश करने वाले लड़के ने उन्हें स्टॉक टिप्स देना शुरू कर दिया। उस पल कैनेडी ये समझ गए कि अमेरिका में बुल मार्केट अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गया है। और ऑफिस लौटने के बाद उन्होंने स्टॉक मार्केट से अपना इन्वेस्टमेंट निकालने का प्रोसेस शुरू कर दिया। और जिस टाइम तक 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश और ग्रेट डिप्रेशन आया, तब तक उन्होंने अपना ज़्यादातर इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल लिया था। तब वो उन गिने चुने लोगों में शामिल थे जिनका पैसा नहीं डूबा था। मैंने ये स्टोरी इसलिए बताई है कि मार्केट में आई अनाप शनाप तेज़ी को पहचानना ज़रूरी है। लोगों के बिना सोचे समझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से ऐसा होता है, वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जिसे वो खुद नहीं समझते हैं। मार्केट में इस तरह के जोश के साइन हर जगह होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब कंपनीज और यहाँ तक कि एनालिस्ट भी शेयर के ज़्यादा चढ़ने की वजह नहीं बता पाते, जब हम पेनी स्टॉक्स में उछाल देखते हैं, जब आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड होता है, मार्जिन लेंडिंग बढ़ जाती है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्रेडिट क्वालिटी घट रही होती है, और भी कई साइंस दिखते हैं। पर क्या ऐसे मार्केट में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए? इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉक मार्केट में उन्होंने जो एक्सेप्शनल गेन्स अर्न किए हैं, उनमें से कुछ में प्रॉफिट बुक करने में कोई खराबी नहीं है। कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, खास करके वो जो एसआईपी की सलाह देते हैं, हो सकता है उन्हें प्रॉफिट बुकिंग पसंद ना हो। हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है, लेकिन हमारे ओपिनियन से जिस तरह से एसआईपी आपके परचेज को एवरेज करने में हेल्प करता है, उसी तरह प्रॉफिट बुकिंग आपके विड्रॉवल की एवरेजिंग में हेल्प करता है। हाँ, इस बात के हमेशा चांसेस हैं और पॉसिबिलिटी है कि ऐसे केसेस होंगे जब अपॉर्चुनिटी लॉस की वजह से आपको कुछ कम प्रॉफिट हो। लेकिन जब चीज़ें आपके फेवर में हो और प्रॉफिट बुकिंग से आपको रात को अच्छी नींद आ रही हो, फिर इसे क्यों ना किया जाए। तो जब प्रॉफिट बुकिंग के लिए एग्जिट प्लान बनाने की बात हो, तो आपका 2 बातों को लेकर क्लियर होना ज़रूरी है। पहली, किस पॉइंट पर आपको इसे सेफली प्ले करना है और आप प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, ईटी मनी यूट्यूब के इंग्लिश चैनल पर हमने स्मॉल कैप फंड्स के बारे में एक वीडियो होस्ट किया था। हमने सिर्फ तब प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी जब लार्ज कैप्स के मुकाबले स्मॉल कैप्स की वैल्यूएशन 1.1 गुना से ज़्यादा हो जाती है। दरअसल ये तय करने का एक साइंटिफिक और टेस्टेड तरीका है कि किस टाइम प्रॉफिट बुक करना अच्छा है। इन्वेस्टर के लिए दूसरा ये पॉइंट जानना ज़रूरी है कि प्रॉफिट बुकिंग पजल का सिर्फ एक पार्ट है और आपको यह तय करना होगा कि प्रॉफिट को किस तरह यूटिलाइज करना है और गेन्स को कहां री इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टर्स के लिए हमारा सजेशन होगा कि उन्हें डिफरेंट एसेट क्लास में स्विच करना चाहिए जो एक्सपेंसिव इक्विटी मार्केट के अगेंस्ट हेज के लिए सूटेबल हो। इसके लिए गोल्ड या शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स, यहां तक कि सिंपल फिक्स डिपॉजिट एक सूटेबल ऑप्शन होगा। साथ ही आपको एसेट एलोकेशन में ज़रूरी बदलाव करने का बेनिफिट भी मिलेगा। हम सभी अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये हमें उन फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है जिन्हें हम अपने लिए बनाते हैं। ये शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं, जैसे रेंट पे करना या वेकेशन का खर्च, या ज़्यादा लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे कार खरीदना, घर खरीदना, या यहाँ तक कि रिटायरमेंट भी एक लॉन्ग टर्म गोल है। इन्वेस्टमेंट प्लान से एग्जिट करने या एसआईपी स्टॉप करने का एक अच्छा रीज़न आपके फाइनेंशियल गोल्स का पूरा होना हो सकता है। दरअसल लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए एग्जिट प्लान टारगेटेड गोल के पॉइंट पर आपके पहुंचने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। दूसरे शब्दों में, लॉन्ग टर्म गोल्स के केस में एसेट ट्रांसफर प्लान एग्जिट प्लान से पहले आता है, जिसमें अपने गोल्स तक पहुंचने से पहले आपके लिए पैसा रिस्की एसेट से सेफ एसेट क्लास में मूव करना जरूरी हो जाता है।
आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 3 साल बाद आप एक घर खरीदना चाहते हैं और आपने अपार्टमेंट की वैल्यू का करीब 85% जोड़ लिया है। अब स्टॉक मार्केट्स में बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है और सांप सीढ़ी की गेम की तरह इक्विटी में अचानक आई 30% की गिरावट के चलते आप नहीं चाहेंगे कि आपका अचीवमेंट 85% से घटकर 60% पर आ जाए। इसी रीजन से यह रेकमेंड किया जाता है कि इन्वेस्टर को इस 85% का एक बड़ा हिस्सा रिलेटिवली सेफर इन्वेस्टमेंट में मूव करने का प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए, जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन फंड या बैंक फिक्स डिपॉजिट, जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले आपके गेन्स को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। फाइनेंशियल गोल बेस्ड एग्जिट प्लान्स कुछ तरह के गोल्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं, इसलिए इसे माइंड में रखना और उसके हिसाब से मैनेज करना अच्छा होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर गोल रिटायरमेंट है और आपके एसेट का परफॉर्मेंस अचानक गिर जाता है, तो आपके पास अपने रिटायरमेंट को एडिशनल 2 से 3 साल बढ़ा देने का ऑप्शन है और उम्मीद है कि तब तक आपके रिटायरमेंट कॉर्पस को हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी। हालांकि अगर इस पैसे की ज़रूरत ज़्यादा अर्जेंट, जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की फीस के लिए थी, तो आपको ज़्यादा केयरफुल रहना होगा और इस गोल के लिए एसेट से जुड़े रिस्क को ध्यान में रखना होगा जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है। इस तरह ट्रांसफर प्लान, एसेट रिस्क और एक बैकअप प्लान के बारे में थोड़ा सोचना ज़रूरी है। लेकिन एक बार जब आप फाइनेंशियल गोल तक पहुंच जाते हैं, तो आप उस गोल के लिए मार्क्ड इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। एसेट एलोकेशन और फिर रीबैलेंसिंग किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए ज़रूरी है। एसेट रीबैलेंसिंग का प्रोसेस ये इंश्योर करता है कि आप उतना ही रिस्क लें जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं या निभा सकते हैं। एसेट रीबैलेंसिंग ये इंश्योर करता है कि आप ओवर प्राइस एसेट क्लास से बाहर निकल जाते हैं और अंडर प्राइस एसेट क्लास में मूव कर जाते हैं। कई फाइनेंशियल प्लानर्स जो एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो मिक्स सजेस्ट करते हैं, वो 60-40 के रेशियो का मिक्स है, जिसमें 60% इक्विटी में जाता है और 40% बॉन्ड्स में। अब हम अज्यूम करते हैं कि लास्ट ईयर इक्विटी ने अच्छा परफॉर्म किया और 30% तक बढ़ा, जबकि बॉन्ड्स की ग्रोथ रिलेटिवली कम, सिर्फ 5% रही। इस केस में आपका नया इक्विटी बॉन्ड रेशियो 78-42 का होगा, 100 के बेसिस पर, जिसका मतलब 65-35 का रेशियो होगा। इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो को फिर से 60-40 के रेशियो पर लाने के लिए इन्वेस्टर को अपना 5% इक्विटी पोर्शन सेल करना होगा और साथ ही 5% डेट खरीदना होगा। बेसिकली यही रीबैलेंसिंग है और हमारे सिनारियो में डिजायर्ड इक्विटी बॉन्ड बैलेंस के लिए कुछ इक्विटी पोजीशन से एग्जिट करने और इसे डेट के साथ रिप्लेस करना जरूरी है। एक अच्छे एग्जिट प्लान में आपको इसके लिए रेडी रहना होगा और आप किस इक्विटी पोर्शन यानी किस म्यूचुअल फंड या किस स्टॉक से एग्जिट करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। एसेट रीबैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छे इन्वेस्टर्स इक्विटी के अंदर एसेट एलोकेशन को फॉलो करते हैं और वो केयरफुल रहते हैं कि उनके इक्विटी एसेट्स का कितना परसेंट लार्ज कैप, कितना मिड कैप और कितना स्मॉल कैप्स में है। एग्जाम्पल के लिए, प्रेजेंटली ईटी मनी के यूजर्स का करीब 60 से 65% लार्ज कैप, करीब 22% मिड कैप और बाकी 13 से 14% स्मॉल कैप्स में है। अगर आप श्योर नहीं हैं कि आपके इक्विटी एसेट्स कैसे शेप ले रहे हैं, तो अपना पोर्टफोलियो ईटी मनी के ऐप पर अपलोड करना ना भूलें और अपने एग्रीगेट पोर्टफोलियो को चेक कर लें। इसके बाद जब बात रीबैलेंस की होती है, तो निश्चित समय पर रीबैलेंसिंग करना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए, इन्वेस्टर पीरियोडिक इंटरवल जैसे 6 महीने या 12 महीने पर अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकता है। इन्वेस्टर 7% या 10% वेरिएशन जैसे खास ट्रिगर्स को भी सेट कर सकता है, जिससे रीबैलेंस हो सकती है। याद रखें, एक सॉलिड पोर्टफोलियो के लिए स्ट्रॉन्ग एसेट रीबैलेंसिंग जरूरी बातों में से एक है और बैलेंस मेंटेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट से थोड़ा एग्जिट करने में कोई हर्ज नहीं है। फाइनल सिनेरियो, जिसमें म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने या एसआईपी को कैंसिल करने के बारे में सोचा जा सकता है, उसका संबंध खुद स्कीम से है। साफ तौर पर यह उस स्कीम के केस में है जो कई क्वार्टर से लगातार अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। ऐसे केस में उस फंड से एग्जिट करना और ज्यादा कंसिस्टेंट स्कीम में मूव करना नेचुरल चॉइस है। स्कीम से एग्जिट करने का दूसरा रीजन स्कीम के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, 2018 में सेबी ने स्कीम कैटेगराइजेशन का सर्कुलर इशू किया था, जिसके तहत कई फंड्स को अपनी स्कीम के कंस्ट्रक्ट,
इन्वेस्टिंग स्टाइल और पोर्टफोलियो में बदलाव करना पड़ा था। ये स्कीम के एट्रीब्यूट्स में बड़े चेंजेस थे जो सोच समझकर तैयार किए गए इन्वेस्टर के एसेट एलोकेशन को बिगाड़ सकते थे। इस तरह के सिनेरियो में उन म्यूचुअल फंड से एग्जिट किया जा सकता है जो आपका पर्पस सर्व नहीं करते हैं। और जब आप एग्जिट प्लान करते हैं, आपको अपनी यूनिट्स रिडीम करते टाइम एग्जिट लोड और टैक्सेस के इंपैक्ट को ध्यान में रखना चाहिए। जहां तक हो, अपना कैपिटल गेन्स टैक्स मिनिमम रखने के लिए टैक्स हार्वेस्टिंग का फायदा उठाना न भूलें। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ गए हैं। हमें पूरा यकीन है कि इस वीडियो से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और एसआईपी से एग्जिट करने के बारे में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ईटी मनी के हिंदी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने फ्रेंड्स और कनेक्शंस के साथ इस वीडियो को शेयर करके हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाने में हेल्प करें। अपना समय देने के लिए धन्यवाद और हम अगले हफ्ते एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मिलने की उम्मीद करते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.